जय हिंद, नमस्कार। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट रखने वाले हैं जिन्हें सुनकर जानकर आप भी कहेंगे कि क्या वाकई में अग्निवीरों के साथ ये सब हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों की ड्यूटी बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक परमानेंट सैनिक की होती है। जिस पोस्ट पर परमानेंट सैनिक तैनात है उसी पोस्ट पर अग्निवीर भी ड्यूटी कर रहे हैं, यानी काम तो दोनों का बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन दोनों को मिलने वाले वेतन, छुट्टियां, सेवाकाल, पेंशन भत्ते, मेडिकल सुविधा, यहाँ तक कि दोनों की शहादत तक में बहुत कुछ भेदभाव देखने को मिल रहा है। अग्निवीरों को परमानेंट सैनिकों के मुकाबले कई ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अग्निवीरों का सेवाकाल 4 साल का है। 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को उनके घर भेज दिया जाएगा, जबकि उनमें से 25% को सेना में परमानेंट किए जाने का प्रावधान है। अब बात करें परमानेंट सैनिक का, तो परमानेंट सैनिक का जो सेवाकाल है मिनिमम 15 साल है। दोनों के वेतन की भी बात कर लेते हैं तो अग्निवीर को पहले साल 30,000 रुपये वेतन मिलता है, इसमें से 9,000 सेवा निधि में कटौती कर ली जाती है। तो उसके बाद अग्निवीर को इन हैंड 21,000 रुपये वेतन मिलता है, जबकि एक परमानेंट सैनिक को बेसिक पे व भत्तों को जोड़कर इन हैंड 35 से 40,000 रुपये वेतन मिलता है। महंगाई भत्ते की बात करें तो एक परमानेंट सैनिक को महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन अग्निवीरों को ऐसा कुछ नहीं मिलता है। एक परमानेंट सैनिक को डीए के साथ साथ एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस यानी कि मकान भत्ता सुविधा भी दी जाती है, लेकिन अग्निवीरों को ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है। अग्निवीरों को एमएसपी भी नहीं मिलता है, जबकि परमानेंट सैनिकों को यह सुविधा भी दी जाती है। बात करें दोनों को मिलने वाली छुट्टियों की, तो एक अग्निवीर को साल भर में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं, जबकि एक परमानेंट सैनिक को साल भर में कुल मिलाकर 90 दिनों की छुट्टियां दी जाती हैं। अग्निवीरों को ना पेंशन मिलती है ना ग्रेचुइटी मिलती है, जबकि एक परमानेंट सैनिक के रिटायर्ड होने पर ग्रेचुइटी दी जाती है, साथ ही आजीवन पेंशन भी दी जाती है। बीमा कवर दोनों का लगभग बराबर जैसा ही है, लेकिन दोनों की शहादत में एक बड़ा भेदभाव है। अगर एक अग्निवीर ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे 48 लाख बीमा राशि है, 44 लाख एक्स ग्रेशिया राशि दी जाती है, लेकिन उसके माता पिता या परिवार को पेंशन आदि नहीं दी जाती है। जबकि एक परमानेंट सैनिक के वीर गति को प्राप्त होने पर उसके परिवार को आजीवन पेंशन व अन्य वो तमाम लाभ दिए जाते हैं जो एक परमानेंट सैनिक को मिलते हैं। चिकित्सा सुविधा की बात करें तो जब तक अग्निवीर सेवा में है, यानी 4 साल तक अग्निवीर को मिलिट्री हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा मिलती है, लेकिन उसके परिवार में किसी को भी ये सुविधा नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, 4 साल की सेवा समाप्ति के बाद उस अग्निवीर को भी यह चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी, जबकि एक परमानेंट सैनिक व उसके माता पिता को सेवा के दौरान भी और सेवानिवृत्ति के बाद भी मिलिट्री हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा मिलती है। इन सब के अलावा और भी कई ऐसे लाभ व सुविधाएं हैं जो एक परमानेंट सैनिक को तो मिलती है, लेकिन अग्निवीरों को या उनके परिजनों को नहीं मिलती है। अब देखिए, यह सब जानने के बाद सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यह बनता है कि क्या वाकई में ये सब जो यहाँ रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है, क्या ये सभी पॉइंट, क्या ये सभी बातें सही हैं, सच हैं? क्योंकि यह जानकारी देखिए आप में से कुछ लोगों ने हमें भेजी है और कुछ जानकारी एआई के माध्यम से अलग अलग स्रोतों से गूगल से यहाँ पर जुटाई गई है। इसमें सभी पॉइंट सही है या नहीं हम इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एक सैनिक हैं या आप एक अग्निवीर हैं या फिर इन मामलों की अगर आप जानकारी रखते हैं तो आप हमें इन पॉइंट की पुष्टि कर सकते हैं कि ये जो तमाम पॉइंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, क्या ये तमाम पॉइंट सही है या इसमें कहीं पर कोई जानकारी मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई जानकारी अधूरी है या गलत है। तो आप हमें इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उस जानकारी को सही करके उसमें सुधार करके आपको सही जानकारी भी आप तक पहुंचा सकें। लेकिन अगर ये जो तमाम पॉइंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, अगर ये सभी जानकारी सही है, तो फिर दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक के बीच में इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों कोई इस इतने बड़े मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है? जब दोनों से बराबर काम लिया जा रहा है, एक जैसी ड्यूटी कराई जा रही है, दोनों की जान की कीमत तो बराबर ही होती है, तो फिर उनको मिलने वाली ये तमाम सुविधाएं और इन लाभों में इतना बड़ा भेदभाव क्यों? देखिए, हम किसी सरकार की आलोचना यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमें इस योजना को लेकर जो कमियां, जो खामियां नजर आती है, हम सिर्फ उन कमियों को लेकर सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं,
ताकि सरकारें, देखिए जो सरकारें योजनाएं लेकर आती हैं वो आम लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए ही लेकर आती हैं, जिससे कि सबका भला हो सके, देश का भला हो सके। लेकिन इस योजना में आज भी ऐसी कई कमियां हैं, कई खामियां हैं जिनमें सरकार को सुधार करना ही चाहिए, ताकि कहीं पर भी ऐसा बिल्कुल ना लगे कि कहीं पर सैनिकों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। बाकी दोस्तों, आप इन तमाम पॉइंट्स को लेकर क्या सोचते हैं? अगर आप इनके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ये सभी पॉइंट सही है या फिर कहीं पर कोई किसी पॉइंट में सुधार की जरूरत है, कहीं पर कोई गलत जानकारी, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप इन तमाम बिंदुओं को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।